गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड रिव्यू के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आई हूँ, जिसमें प्रमुख रूप से शिबू सोरेन और डॉक्टर कामी हुल्के के बारे में डिस्कस करेंगे। शिबू सोरेन का जन्म 1942 ईस्वी में नेब्रागोला रामगढ़ में हुआ था। आप लोगों को रामगढ़ नाम जिला याद रखना है। इनकी माता का नाम सोनामणि, पिता का नाम सोबरन मांझी था। इनका बचपन का नाम बोलिए चाहे इनका उपनाम बोलिए शिवचरण लाल मांझी। ओके, जो बाद में यही शिवचरण शिबू के नाम से जाना जाने लगा। इनका उपनाम था गुरुजी या दिसुम गुरु। और ये दोनों जो नाम है ये एक ही सक्सेना ने दिया, जो कि बिहार के एक अधिकारी थे। ये क्वेश्चन प्रमुख रूप से बनता है कि इनके नाम को किसने दिया, एक ही सक्सेना। दिसुम का अर्थ होता है महान। 1970 ईस्वी में सोनाथ संथाल समाज की स्थापना हुई। इससे मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। 1911 ईस्वी में जाके सभी बहुत सारे नेता के मन में आने लगा कि झारखंड का भी एक अलग राज्य होना चाहिए, अलग गठन राज्य करना जरूरी है। 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई, जिसके जयपाल सिंह थे संस्थापक। उन्होंने इस बात को, इस मुद्दे को रखा कि नहीं, झारखंड का एक अलग राज्य होना चाहिए। लेकिन 1963 में 1963 से लेकर के 1963 से 1973 ईस्वी तक ये बात दब गई, जब 1963 में कांग्रेस का स्थापना हुआ। तो 1963 से 1973 तक का झारखंड नहीं बनने का नीरस युग के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1973 ईस्वी में जाके झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुआ। 1970 में शिबू सोरेन ने सोनाथ संथाल समाज की स्थापना की थी, जिसमें संथाल जनजाति की आर्थिक सामाजिक स्थिति को इन्होंने काफी सुधारा था। फिर इनके मन में हमेशा ये थी कि झारखंड का एक अलग राज्य होना चाहिए। तो 1973 में जब इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया, उनके साथ थे विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, एक और आए। लेकिन ये बात याद रखने का है कि शिबू सोरेन इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष कौन थे? विनोद बिहारी महतो। महासचिव थे ये शिबू सोरेन, और एक राय थे कोसा अध्यक्ष। इन तीनों का सब पहले अलग अलग पार्टी था। जैसे विनोद बिहारी महतो का शिवाजी पार्टी था, शिबू सोरेन का सोनोथ संथाल का था, और कोषाध्यक्ष जो ए के रॉय हैं, इनकी पार्टी थे एमसीसी। लेकिन तीनों ने फिर एक साथ मिलकर जेएमएम का गठन किया। जेएमएम के गठन करने के बाद शिबू सोरेन ने एक आंदोलन चालू किया 1973 ईस्वी में, जिस ईयर में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। ये उसने टुंडी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे धनकटनी आंदोलन भी कहते हैं। धनकटनी आंदोलन करने के पीछे कारण है, ये टुंडी आंदोलन जो है धनबाद जिले में हुआ था। और धनकटनी आंदोलन का क्या था कि जमींदार लोग जनजातीय की जमीन को गिरवी रख के हड़प लिए थे, और वही लोग उन पे कार्य करते थे, लेकिन उसे बहुत कम रूप से धन या गेहूं दिया जाता था या चावल दिया जाता था, जो भी। तो ये शिबू सोरेन को अच्छा नहीं लग रहा था, ये एक शोषण के रूप में उसे ये दिख रहा था। उन्होंने क्या किया, रातों रात धान को काट करके जिस घर का जमीन है उसके घर में उस धान के बोरी को, या क्या बोलते हैं उसको, धान के बंडल को पहुंचा दिया। तो इसीलिए इस जो ये आंदोलन को धनकटनी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1975 ईस्वी में उन्होंने एक चीरूडी हत्याकांड किया। चीरूडी हत्या के कारण शिबू सोरेन को जेल भी जाना पड़ा, और ये चीरूडी जो है जामताड़ा जिले के अंतर्गत आती है। 1978 ईस्वी में जंगल काटो अभियान भी उसने किया, और वो है सिंहभूम में है। 1980 ईस्वी में उन्होंने आजसू का निर्माण किया, और आजसू का निर्माण करने में निर्मल महतो उनके साथ रहे। आजसू का फुल फॉर्म है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलिए चाहे ये शिबू सोरेन की सफलता का परिणाम यह हुआ कि 1995 में ये जैक का निर्माण किया गया।
जैक के निर्माण के तहत यह कहा जाता है कि बिहार की सरकार या उसके मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि ठीक है, झारखंड को भी थोड़े बहुत अधिकार दिए जाएंगे ताकि वो किसी बातों पे, कुछ बातों पे निर्णय ले सके। लेकिन ये बातें शिबू सोरेन नहीं चाहते थे कि मेरा झारखंड का निर्माण हो। लेकिन फिर भी जैक का निर्माण हुआ और इस जैक के निर्माण में इन्हें, शिबू सोरेन को अध्यक्ष का पद मिला। झारखंड, जैक का फुल फॉर्म हो जाएगा झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। शिबू सोरेन के बारे में यदि मैं बोलने जाऊं तो बहुत ज्यादा बोल दूंगी, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट में ही लाया है। ये 2 बार मुख्यमंत्री बने, 2008 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। और पहले 2008 में सीएम बने और 30 दिसंबर 2009 में दूसरी बार ये सीएम बने। इस ढंग से इनके मुख्य प्रश्न जो होते हैं, गुरुजी दिसुम गुरु किसे कहा जाता है, इसे किसने कहा। फिर उसके बाद सोनाथ संथाल समाज की स्थापना किसने की, कब की। फिर उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किसने की, कब की। इस ढंग से ये इसके प्रमुख क्वेश्चन हो जाते। जैक का निर्माण कब हुआ, ये प्रमुख क्वेश्चन हो जाते। नेक्स्ट है प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। ये एक क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी नेता थे और साहित्यकार थे। इन्होंने अपने क्रांति के बल पर, अपने साहित्य के बल पर इन्होंने संथाल और पहाड़िया जनजाति को गठित किया। जहाँ पे यहाँ पे संथाल और पहाड़िया जनजाति को जो अंग्रेज काफी शोषण कर रहे थे, तो इन्होंने जब ये देखा तो अपने कलमों के तल पे, अपने क्रांतिकारी के अपने बोली पर इन्होंने संथाल और पहाड़िया जनजाति को गठित किया और कहा कि अंग्रेजों का विरोध करो, और इसके कारण काफी विरोध भी होने लगे। जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है कि प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ये कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने ये आदेश दिया कि जहां भी इन्हें देखो उसे गोली मार दो। तो यहाँ पे एक प्रमुख क्वेश्चन बन जाता है कि किस साहित्य नेताकार को या साहित्यकार को या क्रांतिकार को अंग्रेजों ने कहा देखते के साथ गोली मार दो, तो वो थे हमारे प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। नेक्स्ट आता है सिस्टर निर्मला। सिस्टर निर्मला ने, इसको कुसुम जोशी के नाम से जानते हैं, इसको कुसुम जोशी इनका रियल नेम है, और इस सिस्टर निर्मला बनी और जाकर के ये जो है मदर टेरेसा के नक्शे कदम पे चली। उनके जो जो कार्य थे उनके सारे कार्यों को इन्होंने पूरा किया। इनका जन्म 1934 ईस्वी में रांची में हुआ। मिशनरी ऑफ चैरिटी जो कि मदर टेरेसा चलाती थी, बाद में उनकी मृत्यु के बाद सिस्टर निर्मला ने उसको चलाया। 2000 आजीवन असहायों की सेवा की। इन्होंने पूरा जीवन असहायों और गरीबों की सेवा में अपना जीवन को व्यतीत किया। 2009 ईस्वी में इसे पद्म विभूषण से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 23 जून 2015 ईस्वी को हुई। डॉक्टर कौमिल बुल्के। डॉक्टर कौमिल बुल्के के बारे में एक बहुत ही अच्छी कहानी है कि इनका जन्म तो बेल्जियम में हुआ, फिर ये भारत कैसे आए और क्या बात है। तो डॉक्टर कौमिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था और ये बेल्जियम के राम स्केपल गांव में इनका जन्म हुआ। राम स्केपल को फ्लेमिश लैंग्वेज में राम का मंदिर कहा जाता। तो इसके मन में बार बार आती थी कि क्या बात है, मेरे गांव का नाम राम का मंदिर क्यों है। ये काफी इस बात को सोचते था और इससे तुलसीदास के दोहा इसे काफी पसंद था। ये अपने जो क्लास में तुलसीदास के जो दोहे पढ़े थे उससे एक दोहे से काफी प्रभावित हुए थे। दोहा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ यही है कि जिस बच्चे के गुण से या बच्चे के नाम से पिता का नाम रोशन हो तो वो पिता काफी भाग्यवान होता। इस ढंग का था। और ये जो है 1935 में भारत आए। जब इनकी जो पढ़ाई हुई वहाँ की सरकार ने पूछा कि अब तुम किस देश को जाना चाहते हो, या इनकी जो इच्छा हुई तो उन्होंने भारत को चुना। 1935 ईस्वी में वो भारत आए और भारत आकर के वो रांची में सर्वप्रथम आए और इसे पढ़ाना था, क्योंकि ये एक टीचर के रूप में भी आए थे और यहाँ के बारे में जानना चाहते थे। तो उसने सर्वप्रथम दार्जिलिंग में जाकर के पढ़ाया, लेकिन दार्जिलिंग में जो है उसका मतलब वहाँ का हवा वहाँ का ठंडा मौसम इसे सूट नहीं किया, तो वो फिर से वापस आ गए और गुमला में उन्होंने पढ़ाया।
गुमला में उन्होंने 2 साल रांची 2 साल गणित के विषय को पढ़ाया। गणित के विषय को बेखूफी पढ़ाते थे, लेकिन जब वो अपनी पढ़ाई या गणित का सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते थे, जहाँ पे हिंदी और संस्कृत की क्लास होती थी, वो स्टूडेंट के जैसा बैठ के क्लास को सुनते थे। उसे बहुत रुचि थी हिंदी और संस्कृत में। फिर उन्होंने रांची में भी पढ़ाया, सेंट जेवियर्स ये सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में जो भी है। और बद्री दत्त शास्त्री, ये जो बद्री दत्त शास्त्री है, ये यहाँ पर से उन्होंने एक्चुअली हुआ क्या, हजारीबाग का संत कोलम्बस स्कूल में इन्होंने संस्कृत का ज्ञान हासिल किया। और संस्कृत में इतने ये ज्ञानी हो गए कि इसे बद्री दत्त शास्त्री के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद जब यहाँ से ये संस्कृत का ज्ञान हो गया तो अब पीएचडी करना चाहते थे। पीएचडी करने के लिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की और वहाँ पर उसने राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के ऊपर इन्होंने पीएचडी की। पहले तो सर्वप्रथम सबका नहीं ऑनर्स पेपर से पीएचडी करना होगा, लेकिन ये चाहते थे कि नहीं, मैं राम कथा उत्पत्ति और विकास से पीएचडी करूं, और इस ढंग से इन्होंने राम कथा उत्पत्ति एवं विकास पे पीएचडी किया। राम कथा का पूरा जाना, उनके जन्मभूमि, उनके विकास के बारे में, उसके जीवन के बारे में जाना, ये पूरी तरह उसके बारे में जाने। इन्होंने हिंदी पे शोध किया, तुलसीदास पर शोध किया, इसलिए इसे पुजारी के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने अंग्रेज शब्दकोश यानी डिक्शनरी लिखी। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, ये बेल्जियम से थे, इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग थी, थोड़ा सा वर्ड में थोड़ा सा बहुत प्रकार अलग था। तो दिनेश प्रसाद के साथ मिल करके इन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को लिखा। बाइबिल का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। 1974 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। राधा कृष्ण, जो हिंदी साहित्य, झारखंड के हिंदी साहित्य के सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इस पुरस्कार से भी डॉक्टर कामिल भुलके को नवाजा गया। तो यहाँ पे मुख्य रूप से प्रश्न बन जाते हैं कि कामिल भुलके को कौन सा पुरस्कार मिला, किससे सम्मानित किया गया, तो वो है पद्म भूषण राधा कृष्णन। अंग्रेजी शब्दकोश किसने लिखना है, तो डॉक्टर कामिल भुलके ने, है ना। और उसके बाद बद्री दत्त शास्त्री से किसे कहा जाता है, तो वो भी डॉक्टर कामिल भुलके को कहा जाता है। उन्होंने जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी की थी, किस सब्जेक्ट से की थी, वो क्या था जिससे वो पीएचडी की थी, तो वो था राम कथा उत्पत्ति एवं विकास। ये प्रमुख क्वेश्चन इसके बनते हैं। इसके बाद इनकी मृत्यु एम्स में हो गई, जो ज़्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है पीटर शांति नवरंगी। पीटर शांति नवरंगी जो एक साहित्यकार थे, और ये नागपुरी साहित्यकार थे। नागपुरी व्याकरण का इन्होंने बेखूबी बहुत सुंदर से लिखा है, और नागपुरी भाषा का साहित्य का इतिहास, ये इसकी सबसे चर्चित पुस्तक है। इन्होंने पूरा जीवन इसी नागपुरी साहित्य के इतिहास में अर्पित किया, और इनसे काफ़ी लोग प्रेरित भी हुए। और इस ढंग से प्रमुख क्वेश्चन इसके यही बन जाएंगे कि नागपुरी भाषा के साहित्यकार किसे जाना जाता है, तो वो है पीटर शांति नवरंगी। और नागपुरी भाषा साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो वो है पीटर शांति नवरंगी। इस तरह से मैंने कोशिश की हूँ कि शिबू सोरेन और प्रफुल्ल चंद्र पटनायक और सिस्टर निर्मला, डॉक्टर कामिल भुलके और पीटर शांति नवरंगी के बारे में खास बातें को आपके सामने लाऊं। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।